हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रश्न पत्र दो के भाग जो प्रशासकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, उसमें आपको पता है कि हमें केस स्टडी का अध्ययन करना पड़ता है। तो उस केस स्टडी के लिए हम आपके लिए एक केस स्टडी लेके आए हैं। उसके आपको केस स्टडी के अनुसार किस तरह से निस्तारण करना है वो आप जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप पढ़ाई में बहुत ही सीरियस है तो मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि जो मैंने नंबर लास्ट में व्हाट्सएप के लिए दिए हैं, उसमें आप इससे भी बेस्ट, अगर आपको लगता है कि इस केस स्टडी का निस्तारण आप इससे भी अच्छे तरीके से कर सकते थे, तो वो आप हमें लिख के भेजें। तो नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी पिक और नाम के साथ हम वो केस स्टडी में आपका भी जो आंसर आप देंगे वो हम दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ये है कि आप एक जिला आयुक्त के रूप में नागरिक प्रशासन में सम्मिलित हुए हैं। राज्य में नवगठित सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के संदर्भ में राज्य में शराब के उत्पादन और खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसके अनुसार परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्य से शराब की तस्करी के साथ साथ राज्य में हूच नामक अवैध शराब का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। हूच के कारण कई लोगों की जानें भी गई है। महिलाएं भी हूच का लगातार विरोध कर रही है। राजनीतिक प्राधिकारियों ने उक्त कुप्रबंधन के लिए आपको बलि का बकरा बनाया है। तो आपको आंसर किन किन चीज़ों का देना है? आंसर देना है कि इस मामले में सम्मिलित मुद्दे क्या है। दूसरा है कि आपके पास उपलब्ध विभिन्न विकल्प क्या है, उन सभी का मूल्यांकन करना है। और चयन करना है कि चयन करते हुए आपको कारण स्पष्ट करना है कि जो विकल्प सुझाएंगे, जो आप विकल्प सुझाएंगे उनमें जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसका आपको चयन करना है। तो दोस्तों, आप जो भी आंसर देंगे उसका आपको दृष्टिकोण, उस आंसर देने के लिए आपका क्या रहना चाहिए, वो सबसे पहले उस दृष्टिकोण की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मामले में शामिल नैतिक मुद्दे को स्पष्ट करेंगे। शराबबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करेंगे। जहरीली शराब त्रासदी और पीड़ितों के परिवार पर इसके प्रभाव, आपके क्षेत्र में अवैध शराब के प्रवेश को रोकने में क्षमता के कारण आपकी स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए अपनी खुद की प्रतिष्ठा, मुद्दे के राजनीतिक प्रबंधन आदि जो दृष्टिकोण है, इन सब का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, कि आपके समक्ष उपलब्ध विभिन्न विकल्प क्या है, उन विकल्पों का हम अध्ययन करेंगे। उन विकल्पों का अध्ययन करते हुए हमारे पास जो सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध रहेगा, वही विकल्प हम लास्ट में निष्कर्ष के रूप में निकालेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे सामने उपस्थित शामिल मुद्दे क्या क्या है। दोस्तों, हमारे सामने मुद्दे हैं कि सरकार द्वारा उनके चुनावी वादे को पूरा करने के लिए नतीजों के मूल्यांकन के बिना उठाए गए कदम, फैसले से उत्पन्न अवैध गतिविधियां। दोस्तों, जैसा कि केस स्टडी में दिखाया गया है कि नई सरकार ने बिना कोई मूल्यांकन किए ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ये जो शराबबंदी है ये लागू कर दी है। तो इसकी जो अवैध गतिविधियां हुई है, ये भी शामिल मुद्दों के अंतर्गत आती है। दूसरा है, पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी कानून और व्यवस्था के संबंध में अंतर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या है कि राज्य के भीतर अवैध शराब, जिसका नाम क्या दिया गया है केस स्टडी में, हूज का उत्पादन न केवल अवैध है बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। और चौथा मुद्दा क्या है कि लोगों के बीच जागरूकता का अभाव जहरीली शराब त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो रहे दोस्तों इसमें शामिल मुद्दे। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने उपस्थित विकल्प क्या क्या है। दोस्तों, जो हमारे सामने उपलब्ध पहला विकल्प है वो है नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद से इस्तीफा देना। तो जो ये त्रासदी हुई है, इसके लिए हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए पद से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर हमने पद से इस्तीफा दे दिया तो क्या हमारी निष्ठा और ईमानदारी पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाएगा? हाँ, ये बात सही है कि हमारी जो सत्यनिष्ठा है वो इसके अंतर्गत बरकरार रहेगी। लेकिन इस विकल्प के
विकल्प के अंतर्गत दोस्तों हम अवैध उत्पादन और शराब की तस्करी की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। यह विकल्प जहरीली शराब त्रासदी की वास्तविक पीड़ित महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्य को त्याग देने के समान है। दूसरा दोस्तों हमारे सामने विकल्प क्या रहेगा कि मामले की जांच के आदेश। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग तस्करी में शामिल थे वे पकड़े जाएं। इसके माध्यम से नकली शराब के वास्तविक उत्पादन केंद्रों की जांच का भी पता चलेगा। इस कार्रवाई के माध्यम से जहरीली शराब घटना के कारण अशांत परिदृश्य को शांत करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इससे घटना प्रभावित विधवाओं को न्याय प्राप्त होगा। यह कार्रवाई दोस्तों हमारे ऊपर लगे लापरवाही के आरोपों के खिलाफ एक रक्षा कवच के भांति भी कार्य करेगी तथा इसके लिए मैं इस घटना की व्याख्या अपने अनुसार कर पाऊंगा। यानी दोस्तों जो भी ये घटना हुई है उसकी व्याख्या हम अपने अनुसार कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तीसरा है दोस्तों मुआवजा राशि की घोषणा करके स्थिति को शांत करने का प्रयास। तो दोस्तों हम मुआवजा राशि घोषित करके एक तरह से एक बार के लिए स्थिति को शांत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए कि जो शराबबंदी है उसके दौरान शराब का सेवन करना गैरकानूनी है, फिर भी कोई बंदा गैरकानूनी काम करके हुए अवैध कार्य करते हुए अगर मर गया है तो उस पीड़ित को हम मुआवजा देंगे तो एक गलत संदेश भी जाएगा। इस संदर्भ में सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत परिवार को सुरक्षा भी प्रदान कर सकती है। चौथा विकल्प जो हमारे सामने उपलब्ध है दोस्तों वो ये है कि अवैध शराब जिलों में प्रवेश नहीं कर पाए, इसके लिए क्षेत्र पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना। दोस्तों यह जो कदम होगा वो प्रतिक्रियाशील कदम है, क्योंकि इससे जिले में आने वाले समय में अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी तथा अन्य जिलों को भी परोक्ष रूप से चेतावनी मिलेगी कि वे अपने जिलों की सशक्त रूप से निगरानी रखें। और दोस्तों अंतिम उपाय हमारे पास क्या है कि निषेध पर अस्थायी रूप से रोक की सिफारिश। जो सरकार ने शराबबंदी की है उस पे हम एक बार पर के लिए अस्थायी रूप से निषेध लगा सकते हैं। निषेध लगाने की सिफारिश दोस्तों हम क्यों करेंगे, मैं क्यों करूँगा निषेध लगाने की सिफारिश, क्योंकि शराबबंदी सही तरीके से हो नहीं सकी है। इसके कारण जो अवैध शराब है वो जहरीली शराब के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक बार पर अगर हम उस पर अस्थायी रोक लगा देंगे निषेध पर तो जहरीली शराब का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा, तो उसके कारण होने वाली मृत्यु है वो भी बंद हो जाएगी। दोस्तों शराब प्रतिबंध अस्थायी ढील भी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को प्रदर्शित करेगा, जो गलत बाहर भेजने अवैध शराब की तस्करी पर नियंत्रण लगाने से संबंधित अधिकारियों की क्षमता की कमी का संकेत प्रेषित करेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि अगर हम शराबबंदी पर अस्थायी रूप से निषेध लगा देंगे तो ये सही है कि जहरीली शराब के कारण होने वाली मृत्यु रुक जाएगी, लेकिन इससे राजनीतिक इच्छा शक्ति के तौर पर एक गलत संदेश भी जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों हम निष्कर्ष इस बात के लिए क्या निकालेंगे, तो दोस्तों ओवरऑल जो निष्कर्ष है वो ये रहेगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं माहौल को शांत करने के लिए इस घटना की जांच के आदेश दूंगा। इससे यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी जिसने नकली शराब को जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी है, साथ ही इसके उत्पादन और वितरण को संपन्न होने दिया है, उसको पकड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही मैं विश्वास बहाली के उपायों के तहत शराब के सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाऊंगा। इस प्रकार के विश्वास बहाली उपायों को गैर सरकारी संगठनों की मदद से संपन्न किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं अपने खिलाफ किसी भी जांच के लिए तैयार रहूँगा। मैं ज़मीनी स्तर पर स्थिति क्या है, इसके संभाला कैसे जा रहा है, इसके बारे में सरकार को सूचित करूँगा। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी जिसका हमने अध्ययन किया। दोस्तों अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए थे तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों अगर आप इस केस स्टडी का निस्तारण इससे भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए इन व्हाट्सएप नंबर पर आप उस केस स्टडी की पिक सेंड करके या फिर PDF बना के मुझे ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद दोस्तों।